मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे आशीष से बहुत डर महसूस होता था। मैं जितना उस लड़के की नज़रों से बचने की कोशिश करती थी, वह ना जाने क्यों उस जगह पहुंच जाता जहां मैं होती थी। वह लोग शहर में रहते थे, लेकिन पुराने जागीरदार थे, और जागीरदार ऐसे ही शौक रखते हैं कि घर की नौकरानी से अपना दिल बहला सके। मैं अपनी माँ के साथ जब से उस घर में नौकरी करने जा रही थी, मैंने महसूस किया था कि मालकिन का छोटा बेटा आशीष मुझे ही टकटकी बांधे देखता रहता है। मुझे उस समय बहुत डर लगता था, जबकि मालकिन मुझे आशीष के कमरे की सफाई करने के लिए कहती थी। क्योंकि वह घर पर होता था, इसलिए मुझे अकेले उसके कमरे में जाते हुए डर लगता था। वजह यह थी, जब मैं पहली बार उसके कमरे में सफाई करने गई, उस वक्त तो वह एलसीडी पर बहुत ही गंदी वीडियो देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र उस एलसीडी पर पड़ी थी, तो मैंने फ़ौरन से नज़र झुका ली और कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई, आओ कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था कि मेरी मौजूदगी की वजह से वह टीवी बंद कर देगा या चैनल बदल देगा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उसने वॉल्यूम कुछ और ऊंचा किया था। मेरी उम्र इस वक्त मुश्किल से 16 साल थी और आशीष भी 18-19 साल का ही होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का दिन घर पर ही गुजारता था। वह वैसा ही लड़का था जैसे अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह मुझ पर यूँ दहाड़ा कि मैं काँप कर रह गई। कहने लगा, अंधी हो तुम, एसी ऑन है और तुमने कमरे का दरवाज़ा खोल रखा है, कमरा बंद करके काम करो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकलकर अम्मा के पास आ गई। मुझे यूँ घबराया हुआ देखकर अम्मा मुझसे वजह पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे उस आशीष से डर लगता है, उसके कमरे का काम नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, तुम बर्तन धो लो, छोटे साहब के कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। अगले कुछ दिन मेरी माँ ही उस कमरे की सफाई करती रही। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, जब वह किचन में ही आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, एक गिलास दूध गर्म कर दो। मेरे लिए शब्द ऐसे ही थे, सख्त और घमंड से भरे हुए। मैंने शीशे का गिलास धोया और उसके लिए दूध गर्म करने लगी। दूध गर्म करके मैं गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी पकड़ भी मेरे हाथ पर मजबूत थी। कहने लगा, मेरे कमरे की सफाई करने तुम क्यों नहीं आती हो? वह मेरे कुछ करीब होकर मुझे धीरे से पूछने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो हैरत जाहिर की, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा, कल अगर तुम मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। यह कहकर मैं किचन से बाहर चला गया। पता नहीं उस लड़के को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं अगले दिन भी उसके कमरे में ना गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा इनकार मुझ पर इतना महंगा भी पड़ सकता है। मैं बर्तन धो रही थी, मुझे अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागी दौड़ी किचन से बाहर निकली थी। मेरी माँ सीढ़ियों से नीचे बेहोश पड़ी थी, शायद वह सीढ़ियों से गिर गई थी। अम्मा को यूँ गिरे देखकर मेरी तो चीख निकल गई थी। मालकिन भी वहीं पहुँच गई, ड्राइवर को बुलाकर हॉस्पिटल ले गई। मैं तो बस रोए जा रही थी। मेरे अम्मा के पाँव की हड्डी टूट गई थी, वह चलने फिरने के लायक भी नहीं थी। मालकिन ने अस्पताल का सारा खर्च उठाया था। अम्मा घर पर बैठ गई थी। 2 दिन तो मैं भी काम पर नहीं गई। तीसरे दिन अम्मा मुझसे कहने लगी कि तुम काम पर चली जाओ, मालकिन के हम पर बहुत एहसान है, इसलिए काम नहीं छोड़ सकते। बात तो अम्मा की भी ठीक थी। उन्होंने अम्मा को बंद मुट्ठी में कई हजार के नोट भी दिए थे ताकि घर खर्चे में मुश्किल ना आए। मैं तीसरे दिन काम पर चली गई। मालकिन ने मुझसे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पकी हुई सब्जी भी घर ले जाना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं झाड़ू लगाने लगी। जब आशीष के कमरे में गई तो वह कमरा खाली था। मैं सुख का सांस लिया। मैंने सोचा उसके आने से पहले कमरे की सफाई कर दूं, इसलिए मैं झाड़ू एक तरफ रखकर और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया और जो कुछ मुझे तकिए के नीचे नजर आया, मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। इससे पहले कि मैं तकिया वापस रखती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा था। मैं इस अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम आशीष के सीने से जा टकराई थी। एकदम ही मैं खुद को संभाला और पीछे हट गई। वह भी मेरा बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें मेरी जासूसी करने का। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी, नाम से हिलाने लगी। मैंने कहा, मैं तो बस चादर ठीक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तकिए के नीचे। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी
कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे और आगे कुछ बोलने से रोक दिया। कहने लगा, जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुमने मेरी माँ को भनक भी लगने दी तो याद रखना बहुत पछताओगी। वह मेरे बेहद करीब होकर मुझे धमका रहा था। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा, मैं मालकिन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद वह मुझे कुछ पीछे हटा। कहने लगा, वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहोगी तो खुश रहोगी। चलो अब अपना काम करो। यह कहकर वह जूता सहित ही बेड पर आकर आड़ा तिरछा लेट गया था। मैं झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैं कमरा साफ किया और बाहर जाने लगी तो कहने लगा, सुनो लड़की। उसकी पुकार पर मेरे कदम दरवाजे के पास ही रुक गए थे। ऐसा करो, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैं उसकी गुलाम तो ना थी जो जूते उतारती। मैं वही खड़ी रही। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बहुत ही घमंड और गुस्से भरे शब्दों में कहने लगा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा है मेरे जूते उतारो। हुक्म देने वाले अंदाज में उसने मुझसे कहा था। मैं उस लड़के से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके पास आकर उसके जूते उतारने लगी। शायद यह अमीर घमंडी लड़कों की आदत होती है। गरीब लड़की की बेबसी को देखकर उनकी आत्मा को सुकून मिलता है। मैंने जूते और सॉक्स उतार कर एक तरफ रख दिए। वह कहने लगा, सुनो इधर आओ। एक के बाद एक हुक्म था जो मुझे देखकर मेरा सब्र आजमा रहा था। कहने लगा, तकिया हटाओ और वह सिगरेट मेरे पास लेकर आओ। अब वह बेड के कॉर्नर से टेक लगाकर कह रहा था। उसके तकिए के नीचे मैंने एक शराब की छोटी सी बोतल और नशे वाली सिगरेट देखी थी। मालकिन बेशक अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसी बातों के बारे में शायद उन्हें कुछ पता नहीं था, वरना वह उससे जरूर रोकती। मैंने तकिए पीछे किया और वह सिगरेट की डिब्बी आशीष की तरफ बढ़ा दी। वह कहने लगा, इसमें से सिगरेट भी निकालो और मुंह में रखो, फिर लाइटर से जलाओ। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मैं यह नहीं कर सकती, यह काम मेरा नहीं है। मेरी बात पर वह जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मुझे इनकार करने का मतलब समझती हो? उसकी बात पर मैं ना समझी से उसे देखने लगी, लेकिन वो उठकर खड़ा हुआ, चलते हुए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा, याद है कुछ दिन पहले भी तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था कि तुम मेरे कमरे की सफाई नहीं करोगी, और बदले में मैंने तुम्हारी माँ की टांग ही तोड़ दी। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। यह कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुल रही थी। और यह कहकर वह हंसने लगा था। कहने लगा, सर्फ वाला पानी मैंने ही सीढ़ियों पर गिराया था। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से ऐसी फिसली कि सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच गई। अब देखो, आ गई ना तुम मेरे कमरे में। मुझे उस लड़की की घटिया सोच और हरकत पर अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी आत्मा को सुकून देने की खातिर आपने मेरी माँ की पैर की हड्डी तोड़ दी। आपको पता है मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी, कितना दर्द के मारे चीख रही थी। मेरी बात पर वह मुस्कुराया। कहने लगा, आशीष को कोई इनकार करे तो उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ता। चलो शाबाश, अब यह सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर से जलाओ। उसने दोबारा से कहा, गरीब होना शायद बहुत बड़ी जुर्म होती है। ये अमीर लोग भी गरीबों की कुछ जरूरतों को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मैं नहीं जानती थी इस बार मेरा इनकार मुझे किस बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अगर पता होता तो मैं सिगरेट जलाकर उसके मुंह में रख देती, लेकिन मैं आने वाले वक्त से अनजान थी और मैं उसे इनकार करके चली गई। घर आकर भी मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आई थी। मुझे लगा शायद अब हमारी नौकरी छूट जाएगी। आशीष की बात से मैंने इनकार किया था, यकीनन वह बदले में यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते मैं कांप गई थी, लेकिन सब कुछ रूटीन के अनुसार ही था। मुझे कुछ सुकून हुआ था। मेरा बस थोड़ा सा ही काम रह गया था कि जब मालकिन आशीष से कह रही थी कि वह अपनी बहन के घर जा रही है, कल सुबह ही वापस लौटेंगे और वह भी उनके साथ चले। लेकिन आशीष इनकार कर रहा था। जब मुझे यह मालूम हुआ कि मालकिन जा रही है तो मैंने भी झटपट अपना काम निपटाया ताकि मैं उनके जाने से पहले ही बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम भी लगभग खत्म हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ ही बाहर निकलने लगी जब आशीष ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं रसोइयों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो कि मेरे लिए खाना बना कर जाए। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का था। मालकिन कहने लगी, रानी तुम आशीष के लिए खाना बना दो। मैंने कहा, मालकिन मैं ज़रूर खाना बना देती, लेकिन आपको तो पता है कि मेरी माँ इस समय बिस्तर पर पड़ी हुई है, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। मालकिन ने आशीष से कहा कि ऐसा करो, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन वह नहीं माना। मालकिन मुझसे कहने लगी, रानी मैंने अपनी बेटी की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही नौकर रखा है। अब अगर उसे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन बना लिया है तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रही?
खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। वहाँ मुझ पर अपना किया गया एहसान जताकर चली गई। मुझे खाना बनाने पर ऐतराज नहीं था, मुझे आशीष पर भरोसा ना था। अभी कल ही तो वहाँ मुझे धमकी दे रहा था। मैं जल्दी से किचन का रुख किया और वहाँ रसोइये से पूछने लगी कि आशीष क्या खाएगा। इससे पहले कि रसोइया कुछ बताता, आशीष किचन में आ गया और रसोइये से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर तो मेरा रंग फिर से उड़ गया था। वह रसोइया किचन से बाहर निकल गया। वह मुझसे कहने लगा, खाना मैंने खाना है तो मुझसे पूछो, रसोइये से क्यों पूछ रही हो। मुझे चिकन बिरयानी खानी है, साथ में फिश फ्राई कर लेना और साथ में कुछ कबाब भी फ्राई कर लेना और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। वह अच्छा खासा मीनू बनाकर बाहर चला गया। मैं जितनी जल्दी सब बना सकती थी बना रही थी, लेकिन यह सब बनाते हुए भी मुझे 2 घंटे लग गए थे। शाम का समय हो चुका था और अब तो अंधेरा भी गहरा होने लगा था। मुझे घर भी अकेले जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया और जल्दी से बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हर वक्त घर पर ही मौजूद होते थे और रहते भी थे बंगले के क्वार्टर में, लेकिन इस वक्त मुझे आशीष के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आशीष के पापा और बड़े भाई ज़्यादातर दूसरे देश में होते थे, कभी कभी ही हिंदुस्तान आया करते थे। मैंने हॉल में जब किसी नौकर को नहीं देखा तो तेज कदम उठाती हुई हॉल के बाहरी दरवाजे तक पहुंची थी। उस समय तक आशिक डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शायद चाबी से लॉक किया गया था। मैंने पलटकर डाइनिंग टेबल पर बैठे आशीष की तरफ देखा तो वह बड़े मज़े से अपनी प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। मैं समझ गई थी यह सब आशीष ने ही किया है। इस समय इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मैं थी या फिर आशीष। हॉल के अलावा और कोई दरवाज़ा ऐसा ना था जहाँ से मैं बाहर निकल सकती। मेरी बेबसी का यह हाल था कि मैं रोने लगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया कि शायद कोई दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वह बेहिस लड़का बड़े आराम से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी, बार बार दरवाज़ा बजा रही थी। मुझे ये रोता देखकर कहने लगा, सब कुछ बेकार है, तुम्हारा रोना धोना और शोर मचाना। मैंने सारे नौकरों को आज रात की छुट्टी दे दी। रानी, मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला आज कोई नहीं है, इसलिए तुम जितना चाहे चिल्ला सकती हो। यह कहकर वह बिरयानी के साथ साथ कबाब भी खाने लगा। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, आप प्लीज़ यह दरवाज़ा खोल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी, रात हो रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन वह शायद अपने सीने में दिल ही नहीं रखता था। मुझसे कहने लगा, कहा था ना तुमसे मुझे इनकार मत करो, देख लिया ना उसका नतीजा। वह अपनी प्लेट में दोबारा से बिरयानी डालते हुए कह रहा था, मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं आगे से आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी जाने दे। मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो रही होगी। शायद यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वह कहने लगा, देखो रानी, बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार करे तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है और मैं बदला लिए बिना उसे छोड़ता नहीं। लेकिन तुम मेरी विनती कर रही हो तो ठीक है। उसने गाजर का हलवा अपनी प्लेट में डालते हुए कहा था। यह सुनकर मेरी जान में जान आई थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि वहाँ मुझे चाबी दे दे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चाबी भी दे दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले यह बर्तन उठाओ। यहाँ से अब सारे नौकर तो जा चुके हैं, अब यह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आशीष का मूड ज़्यादा ख़राब ना हो और वह मुझे बाहर जाने दे। मैं घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। मैं रोने लगी। जल्दी से सब कुछ उठाया, समेटा, बर्तन धोए और किचन से बाहर आई तो आशीष हॉल में ही नहीं था। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रो दूँ। मैं इस समय उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। देखिए, मुझे चाबी लेनी थी जो उस आदमी के पास थी। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी रही, कमरे पर दस्तक दी। वह कहने लगा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। वहाँ बेड पर टेक लगाए बैठा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे चाबी दे दो, देखो 10 बजने वाले हैं, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, हाँ तो मैंने कब रोका है रानी, जाओ, लेकिन पहले वह सिगरेट तो मुझे लाकर दे दो। वह मेरी बेबसी का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। मैं कमरे में आई, सामने साइड टेबल पर ऊपर ही सिगरेट और लाइटर पड़ा हुआ था। मैंने सिगरेट और लाइटर उठाया और सिगरेट उसके मुंह में रखकर लाइटर जला दिया। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं मेरे मुंह पे उड़ाया था। कहने लगा, अब मेरे रूम में फ्रिज से शराब निकालो और गिलास में डालो। उसकी यह बात सुनकर मैं वहीं खड़ी रही। मुझे यूँ खड़ा देखकर चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, शराब गिलास में डाल
और मेरे पास लेकर आओ। देखो रानी, 10 बज रहे हैं, तुम जितनी देर करोगी लोग उंगलियां तुम पर ही उठाएंगे। चलो जल्दी करो। लगातार रोने से मेरी हिचकियाँ बन गई थी, लेकिन उस लड़के के सीने में शायद दिल ही नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखे फ्रिज से शराब की बोतल निकाली और उसके पास रखे गिलास में डाल दी। इस वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे। हिचकियाँ लेने की वजह से मेरा पूरा शरीर भी काँप रहा था। उसी वक्त उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। मेरा दुपट्टा मेरे गले से खींचकर फेंक दिया था। वहाँ मेरे इतना करीब था कि उसके मुंह से निकलने वाली सिगरेट की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। मेरी सिसकियाँ उस कमरे में गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। रात के 2 बजे उस आदमी ने मुझे हॉल की चाबी दे दी, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझे कहने लगा, अभी भी रात की स्याही बाकी है। रानी, जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा मैं उस लड़के का कत्ल कर दूं, लेकिन यह शायद मेरे बस में ना था। मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है, भगवान करे तुम भी बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कभी चैन ना आए, तुम पूरी ज़िंदगी रोते रहो, तड़पते रहो और कोई भी तुम्हारे आंसू पोंछने वाला ना हो। यह कहकर मैंने चाबी ली और बाहर चली गई। लेकिन मैं अपने घर नहीं गई थी, बल्कि मेरा रुख अब रोड की तरफ था। मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगली ज़िंदगी मेरे लिए सिर्फ बदनामी लेकर आती। अच्छा था कि मैं किसी गाड़ी से टकराकर मर जाती। मेरे माँ बाप भी यही समझते कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गई हूँ। मेरे सामने तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उस वक्त सड़कें सुनसान थी, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब वह करीब आने लगी तो मैं उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ी ज़ोर से वह गाड़ी मुझे टकराई थी और फिर मेरा सर किसी चीज़ से बुरी तरह टकराया था। मैं अपने होश खो बैठी थी, लेकिन ज़िंदगी और मौत हमारे बस में नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मुझे अपने बच जाने का अफसोस था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मेरे सर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तो एहसास हुआ मेरा पूरा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। वह औरत मुझे देखकर उस लड़के से कहने लगी, विवेक, इसे होश आ गया है, जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में नर्स और डॉक्टर भी मेरे कमरे में आ गए। मुझे मेरे बारे में पूछने लगे। मैं क्या बताती, मेरा अतीत दागदार था, इसलिए मैंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक किया था। वह औरत मुझे अपने घर ले गई। एक छोटे 3 कमरों के फ्लैट में वह अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं उनकी ही गाड़ी में टकराई थी। काफ़ी अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई तो खुद ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उसका बेटा एक दिमागी डॉक्टर था। इसी फ्लैट के कमरे में उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथ में जादू है। उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं अपने अतीत के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं भूली ही कब थी जो मैं याद करने की कोशिश करती। जब भी वह यहाँ चाहता कि वह मुझे कुछ याद दिला दे, मैं सर दर्द का बहाना बना देती तो वह आंटी अपने बेटे को डांटने लगती। कहती, उसे याद नहीं आ रहा तो क्यों उसके पीछे पड़े हो। वह कहता, अम्मा, इस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं भूली है। इसे खाना पकाना अच्छे से आता है, इसे सब पता है कि क्या चीज़ कैसे पकाते हैं, हर काम इसे करना आता है। इसका मतलब यह सब कुछ नहीं भूली है। यह सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन खैर मैं अपना नाटक जारी रखा। 1 साल बीत चुका था। आंटी अब मुझे बहुत घुल मिल चुकी थी। आंटी चाहती थी कि मैं अब उनकी बहू बनकर उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूं और ना ही मैं झूठ बोलकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसलिए मैंने आंटी को मना कर दिया कि आंटी, मैं अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मैं विवेक से शादी नहीं करूँगी। एक दिन विवेक खुद ही मेरे सामने आ गया। कहने लगा, दिशा, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही अपनी माँ को फोर्स किया था और माँ को तुम वैसे ही बहुत पसंद हो, इसलिए माँ भी मान गई थी। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जो एक लड़की का सपना होता है। किस्मत की इस मेहरबानी पर मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन मैं शायद इस मेहरबानी के लायक नहीं थी। मैंने कहा, विवेक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता मेरा अतीत क्या था। विवेक कहने लगा, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब हम तुम्हारे माँ बाप के पास भी चलेंगे और तुम्हारी उम्र को देखते हुए
इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो। दिशा क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? दिशा नाम आंटी ने ही मुझे दिया था। मैं उससे नजरें चुरा गई थी। ये सच था कि मैं भी दिल ही दिल में विवेक को पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं उसे झूठ में रखकर, धोखे में रखकर भी शादी नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने रोते हुए विवेक को सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, विवेक, मैं भूली ही कब हूँ? मुझे सब याद है, बस भूलने का नाटक करती थी, भूल जाना चाहती थी अपने उस काले अतीत को। और फिर आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, इतना प्यार दिया। आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाती, इसलिए झूठ बोलकर आप लोगों के पास ही रहने लगी। मैंने आशीष के बारे में विवेक को सब कुछ बता दिया। विवेक बड़े गौर से मेरी सारी बातें सुनता रहा, फिर उठकर चला गया। मुझे विश्वास था कि अब वह मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी और अपना सामान पैक करने लगी। मुझे पता था सच्चाई जानने के बाद अब वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं हैरान रह गई। अगले दिन ही आंटी मेरे पास आई थी। तुमने इतना सब कुछ अपने दिल में छुपा रखा, एक बार तो मुझे बताते। यहाँ कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगी, विवेक तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। वह तुमसे शादी करने के लिए अब भी राजी है। मैंने हैरत से आंटी की तरफ देखा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। खैर, मेरी शादी विवेक से हो गई थी। विवेक ने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैं अब अपने अतीत की कड़वाहट को भूलने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी मिलने गई थी। विवेक ही मेरे साथ गया था। विवेक ने सारी बात संभाल ली थी। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। मेरी माँ को यही पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने बताया कि उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी है, अब वह कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं। थोड़ी देर माँ के पास बैठकर मैं घर वापस आ गई थी। मैं विवेक के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय में अक्सर विवेक को उसके क्लिनिक पर देने चली जाती थी। इस समय ज़्यादा मरीज नहीं होते थे, इसलिए हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते और खूब बातें भी किया करते थे। ऐसे ही एक शाम थी जब मैं चाय का कप देने उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, मगर अंदर से आने वाली आवाज़ ने मेरे पैरों को वही रोक दिया था। वह कह रहा था, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। डॉक्टर, वह मेरी विनती करती रही, हाथ जोड़ती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई थी। मैं उसकी आवाज़ को कैसे भूल सकती थी? वह तो आशीष था, मेरा पति। उससे कह रहा था, देख मिस्टर, आप खुद कह रहे हैं कि वह लड़की अब मर चुकी है। उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो क्यों आप इस बात को मान नहीं लेते? भूल जाए इस हादसे को। विवेक उसे समझाने लगा। आशीष ने कहा, कैसे भूल जाऊं? मैं भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से सोया नहीं हूँ। मैंने सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसकी सिसकियाँ सोने नहीं देती। मुझे लगता है वह मेरे सामने हाथ जोड़ रो रही है, कह रही है कि मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त गूंजती रहती है। मुझ पर ना शराब असर करती है, ना ही नींद की दवाई। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती। डॉक्टर, ऐसा करो, मुझसे मेरी याददाश्त छीन लो, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे उसकी बददुआ लग गई है। उसी रात जब मेरी माँ अपनी बहन के घर से आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही दम तोड़ गई। मेरा बाप मलेशिया में रहता है, उसने दूसरी शादी कर ली। भाई ने भी शादी कर ली है, वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिजी है। मैं अकेला हूँ। मैं रातों को तड़पता हूँ, रोता हूँ और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे उसकी बददुआ लग चुकी है। काश कि वह मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लूँ। उससे कहूँ कि वह जो चाहे मुझसे बदला ले ले, लेकिन मुझे अपनी बददुआ से आज़ाद कर दे। मैं सोना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं पिछले 1 साल से सो नहीं पाया। वह बिलख बिलख कर बड़ी बेबसी से रो रहा था और मुझे भगवान की इस चमत्कार पर विश्वास आ चुका था। मैं भी क्या बदला ले सकती थी जो मेरे भगवान ने उस लड़के से लिया था। बेशक वह अपने भक्तों की पुकार सुनता है। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं उस लड़के को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।